नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दक्ष एजुकेशन पॉइंट में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वैदिक गणित में हमने दो विधियां पढ़ ली थी गुणा करने की, जो एकाधिकैन पूर्वण विधि और एक न्यूनैन पूर्वण विधि। आज हम उसी श्रृंखला में आगे की दो विधियों को पढ़ेंगे। एक विधि है आपकी ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि और दूसरी है आपकी निखिलम विधि, जिसे आधार उपधार विधि भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। दो विधियां हम पहले पढ़ चुके हैं। अगली इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि से गुणा। तो देखिए, ऊर्ध्व इसका मतलब होता है बिल्कुल लंबवत, परपेंडिकुलर, बिल्कुल ऐसे। और तिर्यक का मतलब होता है तिरछा गुणा। तो इस नाम से ही पता चल रहा है कि ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि में क्या होगा। एक तो ऊर्ध्व गुणा होगा, यानी कि ठीक ऊपर और नीचे की संख्याओं अंकों का गुणा होगा, और तिर्यक का मतलब तिरछे अंकों का भी क्या होगा, गुणा होगा। तो देखिए, जैसे हम उदाहरण की बात करें तो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया 324 गुणा 513। इसका अगर आपको गुणा करना है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि से, तो क्या करना है। देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो गुणक और गुणीय हैं उन दोनों को ऊपर नीचे आपको लिखना है। तो पहला काम आप ये करेंगे, ऊपर नीचे आपने लिख दिए। अब क्या करने हैं, हमें स्तंभ बनाने हैं। स्तंभ कितने स्तंभ बनेंगे, तो देखिए, जो भी संख्याओं का गुणा करना है, जिन संख्याओं का, उसमें आपको देखना है कि जो अधिकतम अंकों वाली संख्या है, इसमें 3 अंक है और इसमें भी 3 अंक है। अगर ऐसा होता है किसी में 5 अंक है, किसी में 2 अंक है, तो आपको अधिकतम अंक को लिखना है। यहाँ पे अधिकतम अंक कितने हैं, 1, 2 और 3, प्लस 3 से कम कितना, 2, यानी कि आपके पास 5 स्तंभ बनेंगे। स्तंभ का पता कैसे लगाएंगे हम, ज़्यादा से ज़्यादा जितने अंक हमें दिए हुए हैं गुणा में 2 संख्याएं मिलेगी, दोनों में से जिसमें ज़्यादा अंक है वो लिखने, प्लस उससे एक कम जोड़ देना है, बराबर कितना आ गए, 5 स्तंभ। तो स्तंभ का हमें पता लगाना आना चाहिए। अब देखिए, स्तंभ बनाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब पहले स्तंभ में क्या करेंगे, हम केवल पहली संख्याओं को ले लेते हैं। 3 और 5 को ले लेते हैं, 3 और 5। इसी प्रकार देखिए, दूसरे स्तंभ में क्या करेंगे, हम 2 अंकों को लेंगे। बाईं ओर से हम अंकों को लेना शुरू करेंगे। तो देखिए, पहले हमने एक अंक को लिया, अब हम क्या लेंगे, 2 अंक, यानी 2 अंक इसके और 2 भी किसके, इसके। तो ऊपर लिख दिया आपने 32 और यहाँ लिख दिए 51, ले लिए। अब देखिए, आगे तीसरा स्तंभ है, तो तीसरे स्तंभ में कितने आएंगे, देखिए, इसके 3 अंक और इसके भी क्या, 3 अंक। तो कितना आएंगे, 324 और 513 आगे। अब बात करते हैं चौथे स्तंभ की। तो अब हमारे पास अधिकतम संख्या 3 थी और वो 3 संख्या आ गई है। अब आपको क्या करना है, बाईं तरफ से एक संख्या को छोड़कर, एक अंक को छोड़कर बाकी अंकों को लिखते जाना है, यानी कि 24 और 13। देखिए, सबसे पहले हमने बाईं ओर से एक अंक लिया, फिर 2 अंक लिए, फिर 3 अंक ले लिए। अब क्या करना है, बाईं ओर से अब लेना नहीं, अब छोड़ना है एक अंक। इधर से एक अंक छोड़ दिया। अब की बार क्या करेंगे, हम एक अंक को छोड़ा, अब की बार हम कितने अंकों को छोड़ेंगे, 2 अंकों को छोड़ेंगे। तो यहाँ क्या रह जाएगा, 4 और 3। अब देखिए, जैसा कि इस विधि के नाम से ही हमें प्रतीत हो रहा है कि ऊर्ध्व तिर्यक, यानी कि ऊर्ध्व का मतलब होता है परपेंडिकुलर। देखिए,
हो गया ये, बिल्कुल इसके ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्व का मतलब होता है लंबवत, है ना। 3 और 5 ठीक किसी अंक के ऊपर अंक ऊपर नीचे है देखिए। और ये है तिर्यक गुणा, ऊर्ध्व और तिर्यक। ये इससे तिरछा हो जाएगा और ये इसके साथ होगा और ये वापस इसके साथ, ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ, और ये वापस इसके साथ। गुणा करना है तो यहाँ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 और 5 का गुणा किया तो कितना आया, 15। दूसरा देखिए, 3 और 1 का गुणा किया कितना आया, 3। अब जो दूसरे अंकों का गुणा जो तिरछे लिख रहे हो उसमें आपको क्या चिन्ह लगाना है, योग का। तो 2 और 5 का गुणा कितना हो गया, 10। यहाँ पे एक एक अंक थे तो सीधा गुणा लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये 3 का 1 के साथ हो रहा है और 2 का 5 के साथ, दोनों का गुणा करके क्या करना है, योग करना है। 3 का 3 के साथ 9, 2 का 1 के साथ 2, 4 का 5 के साथ 20, 1 का 3 के 2 का 3 के साथ 6, 4 का 1 के साथ 4 और 4 का 3 के साथ 12। हमारे पास जो संख्या आ रही है 15, 13, 22 और 9, 31, 10 और 12। देखिए यहाँ तक जैसे हम पहुँचते हैं आपको क्या करने हैं, 2 खंड बनाने हैं ऐसे, जैसे हम जनरली जो मल्टीप्लाई करते हैं उसमें ऐसा करते हैं। अब आपको क्या करना है, इकाई के अंक को लिखना शुरू करना है। इकाई का अंक है उसको लिखना शुरू करना है। इकाई का अंक क्या है, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। यहाँ पे क्या है, 0, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0। यहाँ क्या है, 1, यहाँ क्या आएगा, 1। यहाँ क्या आएगा, 3। यहाँ क्या है, यहाँ कितना है, 5। यहाँ क्या लिखेंगे, 5। अब देखिए दूसरे स्तंभ में आपको क्या करना है, एक संख्या को छोड़ देना है, एक अंक की जगह क्रॉस लगा देना है। अब लिखना है वापस दूसरे अंक को 1, फिर उससे अगला अंक क्या है, 1, फिर उससे अगला अंक क्या है, 3, और फिर उससे अगला 1 और उससे अगला 1। अब क्या कर देंगे, हम इसका योग कर लेंगे, योग कर लेंगे। तो यह कितना आ गया, 2। ये कितना आया, 1। ये कितना आया, 2। ये कितना आया, 6। ये कितना आया, 6। और ये कितना आया, 1। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए इसको हम जैसे गुणा करते हैं तो क्या आता है, 3 का 4 के साथ 12 हासिल 1, 3 का 2 के साथ 6 हासिल 1, 7, 3 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ कितना आया, 9, फिर 1 क्रॉस लगाते हैं, 4, 2, 3, फिर 5 का 4 के साथ, सॉरी यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2 क्रॉस। 5 का 4 के साथ कितना आया, 0 हासिल 2, 5 का 2 के साथ 10 और 2 12 हासिल 1, 5 का 3 के साथ 15 और 1 16, 2, 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, 10 और 2 12 हासिल 1, 4 और 2 6, 6 और 1 16, 62 और 12, यानी कि 1,66,212। और हमारे यहाँ कितना आ रहा है, 1,66,212, यानी कि हमारा उत्तर ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि से गुणा किया है वो बिल्कुल ही क्या है, सही है, सटीक है। अपने उत्तर की जांच भी आप कर सकते हैं। तो देखिए मेरे हिसाब से ये विधि बहुत सरल है और आप सभी को समझ में भी आ गई होगी। लेकिन इसका एक और एग्जाम्पल हम करते हैं जिसमें दोनों संख्याओं के अंक अगर परस्पर समान नहीं हो तो उस स्थिति में क्या होता है। देखिए
उर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि जो अभी आपके 2020 का नया कोर्स ब्लूप्रिंट है, उसमें आपके बुक में जो उदाहरण एग्जाम्पल दे रखा है उस हिसाब से ये आपके कोर्स में आने की संभावना है, इसीलिए ये थोड़ी आपके लिए क्या रहेगी, इम्पोर्टेंट रहेगी। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि 52 गुणा 123, 52 गुणा 123। देखिए यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे कितने हैं, 2 अंक। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए आपको क्या करना है, आप 52 को 3 अंकों में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? 52 को आप 3 अंकों में परिवर्तित कर सकते हैं। पीछे 0 लगा के कर नहीं सकते क्योंकि 520 हो जाता है। तो क्या करेंगे, 52 से पहले क्या लगा देंगे, 0। ये क्या हो गया, 3 अंकों में बदल गया, संख्या है ना 3 अंकों में बदल गई। तो आप ऐसे लिखेंगे 123 और 52। खंड बनाने हैं, कितने खंड बनेंगे, अधिकतम अंक कितने हैं, 3 + 2 यानी कितने हैं, 5। अब देखिए पहला खंड क्या होगा, दूसरा खंड क्या होगा, तीसरा खंड क्या होगा, चौथा और पांचवा। पहला खंड क्या होगा, 1 और 0। दूसरा खंड क्या होगा, 12 और 0 5। तीसरा खंड क्या होगा, 123 और 52। चौथा क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, 1-1 अंक, फिर 2-2 अंक, फिर 3-3 अंक, फिर क्या किया, बाईं ओर से 1-1 अंक को छोड़ना शुरू किया। अब की बार 2-2 अंक को छोड़ देंगे, तो क्या रह जाएगा, 3 और 2। इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये और ये, सॉरी, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। अब देखिए 1 और 0 का गुणा क्या होता है, 0। 1 और 5 का 5। 0 और 2 का गुणा क्या हो जाता है, 0। 1 और 2 का गुणा 2। 2 और 5 का गुणा 10। 0 और 3 का गुणा 0, चाहे तो आप लिख लीजिए। 2 और 2 का गुणा 4, और 5 और 3 का 15, और 3 और 2 का कितना हो गया, 6। अब लिखेंगे 0 5, ये हो गए 12, ये हो गए 19, और ये हो गया 6। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने क्या प्रॉब्लम आ रही, देखिए अब बच्चों के सामने प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ पे दाई का अंक नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे दाई का अंक नहीं है, यहाँ पे भी दाई का अंक नहीं है। तो क्या करेंगे हम, देखिए खंड 1 और खंड 2 लिखा। खंड 1 में इकाई के अंक है वो लिख देंगे 6, 9, 2, 5 और 0। 6, 9, 2, 5 और 0 लिख दिया। दूसरे स्तंभ में एक क्या कर लेते हैं, क्रॉस। यहाँ पे दाई का अंक नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 0। यहाँ पे दाई का अंक है 1, यहाँ पे भी है 1, यहाँ पे नहीं है 0, और यहाँ पे भी नहीं है तो 0। अब योग कर लेंगे, कितना आएगा योग, 6, 9, 3, 6, 6396। अब इसकी जांच कर लेते हैं। 123 गुणा 52, 3 का 2 से 6, 2 का 2 से 4, 2 का 1 से 2, 5 का 3 से 15 हासिल 1, 10 और 1 11 हासिल 1, 5 और 1 6, 6, 9, 3 और 6, यानी कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, सटीक है। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको उर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि से अगर कोई भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है तो आप इसको गलत नहीं करेंगे। इसका आप 1-2 सवाल और आप क्या करें, अभ्यास करें। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे
ये विधि उतनी क्या होती जाएगी आपके लिए, सरल होती जाएगी, इजी हो जाएगी। हम बिल्कुल देखिए 0 लेवल से कर रहे हैं, या ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट हम बहुत हाई लेवल से नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से एग्जाम्पल लेके आपको पूरी विधि है वो समझा दी है और आपको समझ में भी आ गई है। अब देखिए आप ऐसे उर्दू त्रिकोण विधि के जो भी सवाल है उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अभ्यास करें। अब बात करते हैं अपनी चौथी और लास्ट जो गुणा करने की विधि है उसकी, जिसका नाम है निखिलम विधि। कौन सी विधि? निखिलम विधि। निखिलम विधि, जिसका दूसरा नाम है आधार उपाधार विधि। आधार उपाधार विधि, इसमें 2 टाइप के प्रश्न हैं, एक तो है आधार विधि से और दूसरा है आपके उपाधार विधि से। दोनों विधि को हम साथ साथ में देखते हैं। जैसे कि आपके पास कोई भी उदाहरण है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ कि 22 गुणा 25। उससे पहले मैं बिल्कुल सिंपल आधार के लेता हूँ, फिर वो उपाधार में कर लेंगे हम। 15 गुणा 13, 15 गुणा 13। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, हमें आधार मानना है। क्या मानना है? आधार। तो आधार हमारे पास ये जो संख्या है किसके पास में है? 10 के पास है, 100 के पास है, 1000 के पास है या 10,000 के पास है। तो आपके दिमाग में सीधा आएगा कि ये कौन सी संख्या के पास है? 10, इसीलिए आधार इसका क्या रहेगा? 10। अब दूसरी चीज आपको लिखनी है, वो लिखनी है विचलन। अब विचलन क्या होता है? किसी भी संख्या को या संख्या में से आधार को जब हम घटाते हैं तो जो हमें राशि प्राप्त होती है उसे कहते हैं हम विचलन। यानी कि किसी भी संख्या में से जब आधार को घटाया जाता है तो जो शेषफल प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं विचलन, डेविएशन। अब देखिए, अब विचलन हम देखेंगे तो विचलन हमारे पास कितना आ रहा है? देखिए 15 में से 10 घटाएंगे, 13 में से भी 10, तो कितना आ रहा है? +5 और +3 आ रहा है। तो विचलन लिखेंगे +5 व +3। अब हम लिखते हैं 15 और 13, 2 खंड बनाते हैं, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। प्रथम खंड के अंदर हम क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे इसके सामने आपको लिखना है विचलन। कितना विचलन है? +5। इसका कितना है? +3। पहले खंड में आपको क्या लिखना है? 15 + 3 लिखिए या 13 + 5 लिखिए। या तो आप 15 + 3 लिख सकते हैं या 13 + 5 लिख सकते हैं। दोनों का मान कितना है? 18 है। आपको दिमाग में ऐसे रखना है कि इस संख्या के साथ इसका क्या करना है? जोड़ करना है। तो यहाँ पे 15 + 3 और दूसरे कॉलम में क्या करना है? विचलनों का गुणनफल या गुणा करने के बाद जो आएगा वो गुणनफल होगा। तो +5 गुणा +3 कितना आ गया? ये 18। और ये कितना आ गया? 15। कितना आ गया? 15। अब यहाँ पे आधार कितना है? 10। आधार 10 है, इसलिए द्वितीय खंड में कितने अंक रहेंगे? 1 अंक रहेगा। द्वितीय खंड में 1 रहेगा, दूसरे वाला कहाँ चला जाएगा?
प्रथम खंड में भेज दिया जाएगा। तो कितने रह गए देखिए, यहाँ पे रह गए आपके 5, 1 को 18 के साथ जोड़ेंगे तो कितने हो गए 19। यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। देखिए उत्तर की जांच, 15 गुणा 13, 5 और 3 का गुणा 15 हासिल 1, 3 और 1 4, 1 का 1, 5 9 और 1 कितना आ रहा है 195 आ रहा है ना, यानी हमारा उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। अब देखिए इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी आधार विधि का है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं बच्चे ऐसे प्रश्नों में। अगर आपके पास संख्या है, मान लीजिए 7 गुणा 12, 7 गुणा 12, तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आधार, और आधार अपना क्या है, और दूसरा जो हमारा काम है वो है विचलन निकालना। तो विचलन कैसे निकालेंगे, 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा -3, व 12 में से 10 घटाएंगे तो +2। अब हम संख्या को लिखते हैं, 07 के सामने कितना लिखेंगे -3, और 12 के सामने क्या लिखेंगे +2। अब देखिए 7 में 2 जोड़ेंगे तो भी 9 आएगा, 12 में से 3 घटाएंगे तो भी 9 आएगा। प्रथम खंड और द्वितीय खंड। तो आपको याद रखना है कि एक संख्या लेंगे तो दूसरी संख्या का विचलन उसके साथ में जोड़ना है। आप संख्या कोई भी लें, उसकी बिल्कुल सीध में जो विचलन लिखा है वो आपको बिल्कुल जोड़ना नहीं है, तो विपरीत विचलन को जोड़ना है। तो यहाँ पे जोड़ लिया 7 + 2, और यहाँ पे क्या करना है, विचलनों का गुणा करना है। तो यहाँ कितना हो गया 9, और यहाँ कितना हो गया -6। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों की ऐसे प्रश्नों में। ऐसे प्रश्न तो समझ लेते हैं, ऐसा कहीं किताब में बुक में मिलता नहीं है, या कई बार होता है ऐसा आता नहीं है, सीधा ऐसा परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो फिर यहाँ आगे बच्चे अटक जाते हैं कि माइनस वाला तो हमने किया ही नहीं था। तो देखिए ये तो आपने नोट कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमारे पास प्रथम खंड और द्वितीय खंड के अंदर यहाँ जो 9 प्राप्त हो रहा है, और यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है -6। तो इस स्थिति में जब भी माइनस का द्वितीय खंड में संख्या माइनस में आ जाती है, तो उस स्थिति में हमें सीधा आधार देखना है। आधार कितना है 10। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, 9 - 1, यानी कि 9 में से 1 घटा के कहाँ भेजेंगे, यहाँ भेजेंगे। 9 में से 1 कहाँ भेजेंगे, द्वितीय खंड में भेजेंगे। और प्रथम खंड में से जो एक अंक, मतलब एक मान कम किया आपने 9 में से, तो यहाँ जो आएगा वो कितना बन जाएगा, जितना आधार है उतना बन जाएगा। आधार कितना है 10। अगर यहाँ पे आधार 100 होता तो यहाँ 9 - 1 करते यहाँ क्या हो जाता 100। अगर यहाँ 1000 होता तो यहाँ 9 में से 1 घटाते यहाँ कितना आता है 1000। तो यहाँ पे कितना आ गया 6। तो ये कितने हो गए 8, और ये कितने हो गए 4। तो अब देखिए द्वितीय खंड में कितने अंकों को रखा जाए, आधार 10 है तो 1, आधार 100 है तो द्वितीय खंड में 2 अंक आएंगे, आधार 1000 है तो द्वितीय खंड में 3 अंक आएंगे, आधार 10,000 है तो द्वितीय खंड में 4 अंक आएंगे, और अगर आपका आधार 1 लाख है तो द्वितीय खंड में 5 अंक आएंगे। ये बात आपके दिमाग में बैठ गई है। अब देखिए यहाँ पे 1 अंक ही है वैसे भी, और यहाँ 84। तो यहाँ तो सीधा हमें पता है 12 सत्य कितना होता है 84 होता है। तो ये थी आपकी निकिलम आधार विधि से हमने 2 तरह के प्रश्न किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब करते हैं हम उपाधार विधि। कौन सी विधि, उपाधार विधि।
अब उपाधार विधि के लिए जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 23 गुणा 27, 23 गुणा 27, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, आधार लिखेंगे। आधार हमें पता है कितना है, 10। यहाँ से हमें निकालना है उपाधार। उपाधार ये जो है आधार 10 है, इससे भी तो हम कर सकते हैं प्रश्न को, लेकिन उपाधार से करेंगे तो और भी इजी हो जाएगा। अब उपाधार से कैसे होगा, उपाधार का मतलब है कि आधार को कितने से, जैसे 2 से गुणा करके 20 आ रहा है, तो ये 20 के ज़्यादा पास में, तो उपाधार कितना मानेंगे हम, 20, और हम निकालेंगे उपाधार अंक। उपाधार अंक कैसे निकालते हैं, उपाधार बट्टे आधार, यानी 20/10 यानी 2, या सीधा आप देख सकते हैं कि आधार 10 है, 10 को 2 से गुणा किया जाए तो 20 आता है, तो उपाधार अंक क्या हो गया, 2 हो गया। अब बात करते हैं वही विचलन की। तो विचलन क्या हो रहा है, देखिए विचलन कितना हो रहा है, विचलन यहाँ पे हो रहा है, एक तो हो रहा है आपके +3, क्योंकि उपाधार घटा रहे हैं, तो इसमें से 20 घटाएंगे तो क्या आ गया, +3, व 27 में से 20 घटा देंगे तो क्या आएगा, +7 आ जाएगा। आगे अब लिखते हैं हम 23 और 27। इसके सामने क्या लिखेंगे, +3, इसके सामने लिखेंगे +7। अब यहाँ पे प्रथम खंड का काम है हमारा यही है, तेईस +7 करेंगे तो कितना हो रहा है, 30, और 27 +3 करेंगे तो भी कितना हो रहा है, 30। हमें पहली संख्या ली है तो दूसरी संख्या का विचलन लेना है, तो दूसरी संख्या का विचलन इसमें जोड़ लिया। द्वितीय खंड में हम क्या करते हैं, द्वितीय खंड में हम क्या करते हैं, विचलनों का गुणा करते हैं, यानी कि +3 और +7 का क्या करना है, गुणा। अब देखिए, तो फिर ये तो वही हुआ जो आधार विधि में आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये तो वैसे ही हो रहा है जैसे आधार विधि से हो रहा था, इसमें फिर चेंज क्या आ रहा है, फिर उपाधार अंक लिखने की जरूरत क्या पड़ी। तो देखिए, सबसे बड़ा अंतर आधार और उपाधार विधि में वो है उपाधार अंक, और ये उपाधार अंक यहाँ आके क्या हो जाता है, गुणा। बस इतना सा चेंज है आधार और उपाधार विधि से, दो अंकों की संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणा करने के लिए ये काम आता है। अब देखिए 23 और 7 कितने हो गए, 30, 30 का 2 के साथ गुणा किया तो कितना आया, 60, और 7 और 3 का गुणा किया कितना आया, 21। प्लस का आ रहा है या माइनस है तो ध्यान रखना है, बिल्कुल आपको माइनस आ रहा है तो माइनस रखना है, और फिर पहले खंड में से एक आपको क्या करना है, इधर भेजना है, और जितना आधार है 10 है तो यहाँ 10 आएगा, 1000 है तो यहाँ 1000 लिखा जाएगा, और 10,000 है तो 10,000 लिखा जाएगा, यहाँ से एक ही कम होगा। अब यहाँ पे द्वितीय खंड में कितने अंक आने चाहिए, आधार 10 है इसलिए 1 अंक आना चाहिए, तो 1, और जो दूसरा है दाई का अंक है उसे हम कहाँ भेज देंगे, 60 में जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 60 और 2 62, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखिए उत्तर की जांच, 7 × 21 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 6 और 4 1, 12 का 2 हासिल 1, 621।